इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। बड़ा ही सिंपल सा, बहुत ही छोटा सा चैप्टर। आप इस सेशन को देखकर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ट्रस्ट माय वर्ड्स वेरी केयरफुली। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जूलॉजी में, बॉटनी में, सो वी ऑल विल बी सेटिस्फाइड। हमारा वर्क इज डन, ऑल आवर एफर्ट इज नाउ बेसिकली रिवॉर्डेड अगर आपके मार्क्स इंक्रीज हो पाते हैं तो। Assumptions of ideal gases. अब क्योंकि the mass of gas molecules is negligible, so the effect of gravity and the gravitational force on each other can be neglected. अब मैक्सवेल का स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ तुम्हें पढ़ना नहीं है, ना ही जेई वालों को पढ़ना रहता है कि ग्राफ कैसे आया, क्या इक्वेशन है। यहाँ से बेसिकली हमें कुछ डेटा पॉइंट्स निकालने रहते हैं। दो तीन चीजें हैं निकालने की। एक तो भाई कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है, ठीक है, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम बताऊंगा, उसी के बाद जाके आपको लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी बता सकता हूँ। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, एक नॉर्मल सेंस में समझने की कोशिश करो। अब मोनोटॉमिक गैस में सबसे क्या है भाई, उसमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। सारी ट्रांसलेशनल किसके अलोंग? एक्स के अलोंग, वाई के अलोंग और जेड के अलोंग। अब बात करते हैं नेक्स्ट गैस के बारे में, जो कि है डायटोमिक गैस। अब डायटोमिक गैस में क्या है भाई, इसमें तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है। रेशियो ऑफ सीपी इंटू सीबी, इसका भी याद रख लेते हैं सर, गामा, जो कि एडियाबैटिक कांस्टेंट कहलाता है। गामा की जो वैल्यू होती है 1+2/f। मीन फ्री पाथ मतलब दो कोलिजन्स के बीच में कितना फ्रीली एक मॉलिक्यूल मूव कर पाता है, दैट इज नोन एज मीन फ्री पाथ। तो कुछ क्वेश्चन ये रहे, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ गैस फिल्ड इन अ कंटेनर वुड लीड टू, बताओ जरा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2019 में पूछा गया। नेक्स्ट, एवरेज थर्मल एनर्जी फॉर अ मोनोटॉमिक गैस वेयर Kb इज कांस्टेंट कांस्टेंट एंड T इज। भाई देखो कितना इजी क्वेश्चन है, बताओ, नीट सितंबर 2020 में आया हुआ। मैं बोला ना, इतने इजी लड्डू क्वेश्चंस आते केटीजी से, अगर आप याद कर लो बस, मतलब इस चैप्टर को फटाफट देख लो और इससे इतने इजी सवाल आएंगे कि आप सोचोगे नहीं। हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के? आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस वेरी अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य। सो हम सब एनसीईआरटी सारांश की एक बहुत ही बेहतरीन धमाकेदार सीरीज रन कर रहे हैं, जिसमें आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से एक बहुत फटाफट वाला रिवीजन मिल रहा है आपके नीट 2023 के लिए। ओके, आई सपोज सभी की प्रिपरेशन एकदम धमाकेदार तरीके से चल रही है एंड आप सब एकदम रेडी हो रहे हो। आपकी आखिरी लैप है ये, आपकी लड़ाई। आप जो 2 साल से या 3 साल से जितने भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, आपकी पूरी तैयारी का ये आखिरी लैप है। एंड आई सपोज आप सभी बहुत ही अमेजिंग सिचुएशन और बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी प्रिपरेशन कर रहे होगे। एंड हम, वी बीइंग एज योर मेंटर्स, आप सभी के लिए एक सीरीज लेकर आए हैं जिससे कि आपका रिवीजन और अच्छी तरीके से हो सके। कुछ आपके जो लूज एंड्स हैं आपकी प्रिपरेशन में, वो हम फिल कर सके। और अगर यार, मेरा तो देखो एक ही मानना है, अगर मेरी मेहनत से आपके कुछ 5 या 6 या 10 क्वेश्चन भी इंप्रूव हो पाए और आपका स्कोर वो जो आपने डिटरमाइन कर रखा है, अगर वो आ पाता है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जूलॉजी में, बॉटनी में, सो वी ऑल विल बी सेटिस्फाइड। हमारा वर्क इज डन, ऑल आवर एफर्ट इज नाउ बेसिकली रिवॉर्डेड अगर आपके मार्क्स इंक्रीज हो पाते हैं तो। सो इसी के साथ जितने भी लोग ये सेशन फॉलो कर रहे हैं, प्लीज फॉलो दैट। आप इसको रेगुलर बेसिस पे देखते रहिए। ट्रस्ट मी, ये सेशंस बहुत ही ध्यान से क्यूरेट किए गए हैं। और जितना भी एनसीईआरटी, यू नो ऑलरेडी नो, नीट में इट्स ऑल अबाउट एनसीईआरटी। सो एनसीईआरटी की एक एक चीज, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, साथ ही साथ पुराने नीट के पेपर्स में जो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और जो सारे बार बार टॉपिक्स पूछे जाते हैं, उन सबको कवर कर रहे हैं हम इस सीरीज में। वी वांट कि आप इसको डेडिकेटेडली देखें। साथ ही साथ लाइव सेशंस के थ्रू आपको पुराने साल के कुछ क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे, जो आपको और अच्छी क्लैरिटी देंगे कि आपका स्टैंड अभी कहां है। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। बड़ा ही सिंपल सा, बहुत ही छोटा सा चैप्टर। एज सच कोई डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आएगा नहीं अगर आप बोलोगे कि ये केटीजी का है, क्योंकि उसमें कुछ थर्मो या हीट के कॉन्सेप्ट्स रहते हैं। बट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस टॉपिक को भी पढ़ना। तो हम बहुत ज्यादा ना एक्सटेंड करते हुए बहुत ही कम ड्यूरेशन में केटीजी के सारे कॉन्सेप्ट्स को आज रिवाइज करेंगे। और ट्रस्ट मी, केटीजी के सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी नीट का क्वेश्चन हो, पुराने साल में आया हुआ हो, आप इस सेशन को देखकर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ट्रस्ट माय वर्ड्स वेरी केयरफुली। सो इस बेहतरीन से, बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटा टॉपिक है केटीजी। और सही बताऊं तो केटीजी के मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स आपको पता ही रहते हैं, यू ऑलरेडी नो, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट हीट कैपेसिटी के इसमें थर्मो में यूज होंगे। इंटरनल एनर्जी कॉन्सेप्ट भी आपके थर्मो में यूज होंगे। मोनोटॉमिक डायटोमिक गैसेस का क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, वो सारी चीजें भी आप थर्मोडायनेमिक्स में देखोगे।
उससे पहले हीट कैपेसिटी के बारे में हम हीट थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। सो कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा इधर की उधर नहीं है, थोड़े बहुत नए कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आप बहुत इजीली मेमोराइज कर सकते हो और फिर आपको बस क्वेश्चन हैंडलिंग देखना है। क्वेश्चंस इतने इजी आते हैं केटीजी के, ट्रस्ट में 1 या 2 क्वेश्चन आएगा और वो इतना इजी रहेगा तो आप अपने 4 नंबर तो बहुत ही अच्छे सिक्योर कर लोगे नेक्स्ट 40-50 मिनट्स में, जिसमें पूरा चैप्टर कंप्लीटली क्लोज हो जाएगा। समझो इस बात को। तो आओ सबसे पहले इसका जो पहला कॉन्सेप्ट है, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एनसीईआरटी। जैसे हमने आपको बताया एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन जो सारी चीजें हैं, जो सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो कि हमें पता होना चाहिए, वो सबका क्रक्स, उन सारी चीजों का एक समरी यहां पे हमें मिल रहा है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स, ये नोट्स हमको याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज, अजम्पशंस ऑफ आइडियल गैसेस। अब क्योंकि हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ रहे हैं और इसमें मोस्टली हम आइडियल गैसेस को डील करेंगे, सो हमें कुछ अजम्पशंस मानने जरूरी हैं। द गैसेस व्हिच आर अराउंड अस, दोज आर नॉट आइडियल वंस, राइट। आइडियल नेचर होता है गैस का, और आइडियल नेचर गैस का होने के लिए क्या क्या अजम्पशंस होना जरूरी है, क्या क्या कंडीशंस मेट होनी जरूरी है, उन सब के बारे में अवेयरनेस बहुत जरूरी है। सबसे पहला, every gas consists of extremely small particles known as molecules. The molecules of a given gas are all identical but are different from those of another gas. हम देखो बेसिकली मॉलिक्यूल, हम एक गैस का वॉल्यूम मानते हैं। अब उस गैस के वॉल्यूम में हम ये इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को कंसीडर नहीं करते, हम मानते हैं मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे, मॉलिक्यूल्स का साइज बहुत ज्यादा छोटा है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस, हाँ गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स है वो आइडेंटिकल है, स्फेरिकल है, रिजिड और परफेक्टली इलास्टिक पॉइंट मासेस हैं, मतलब कोलिजन्स उनके बीच में कोई भी एनर्जी लॉस नहीं करेगा, कोलिजन्स उनके परफेक्टली इलास्टिक रहेंगे, ओवरऑल सिस्टम की एनर्जी कंजर्व रहेगी। द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल। जैसा मैंने आपको बताया, मॉलिक्यूल्स की इंडिविजुअल एक वॉल्यूम होगा, ऑब्वियसली होगा, बट हम उस वॉल्यूम को इग्नोर करते हैं। हम ये मानते हैं गैस की जब भी बात करें कि कितना वॉल्यूम उस गैस ने अक्वायर किया, जो कि नॉर्मली गैस वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर होता है, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ अ गैस की बात करूंगा तो वॉल्यूम ऑफ द गैस में वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर ही होगा इन कंपैरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ गैस। द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस keeps on moving randomly in all possible direction with all possible velocities. That's true, that's absolutely true, ठीक है। molecules are in constant random and rapid motion, so the average velocity of particle in all the 3 directions will be 0. Yes, absolutely, ये direct question आ सकता है, what is the average velocity of molecules when I consider all the 3 dimensions motion, हर डायरेक्शन, हर डायमेंशन के along अगर मैं मोशन अज्यूम कर रहा हूं तो क्या एवरेज वेलोसिटी आएगी? एवरेज वेलोसिटी आएगी 0, क्योंकि अगर आप मान लो आपने 9 मॉलिक्यूल उठाए तो इनमें से 3 आपको x की तरफ मिलते दिखेंगे, 3 माइनस x की तरफ, उसके बाद 9 नहीं, सो आप एक काम करो 18 उठाओ, तो 3x 3 माइनस x, 3y 3 माइनस y, 3z 3 माइनस z। सो ओवरऑल अगर आप वेलोसिटी देखोगे तो फाइनली रिजल्ट ये आएगा कि जो वेलोसिटीज है वो नेट समेशन 0 कर रही हैं, एंड दैट्स व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स इन ऑल द 3 डायरेक्शंस हमेशा 0 रहेगा। The gas molecules keeps on colliding among themselves as well as with the walls of containing vessel. These collisions are perfectly elastic. Oh, absolutely, perfectly elastic collision होता है, energy loss नहीं होता है, ठीक है सर। The time spent in a collision between 2 molecules is negligible in comparison to the time between 2 successive collisions. Okay, ठीक है सर, perfect. Next, collisions between molecules are governed by Newton's laws of motion. Okay, net force, change in momentum है, इसी के हेल्प से हम प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस का डेरिवेशन भी करते हैं, और यही फंडा, यही बेसिकली कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि जो चेंज इन मोमेंटम होगा डेल्टा टी टाइम में, वो फोर्स निकलता है डिवाइड बाय एरिया करते हैं, वहां से प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस का रिलेशन निकल के आता है। द मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल, सो द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ईच अदर कैन बी नेग्लेक्टेड। ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स तो यार देखो यूनिवर्सल है, हर जगह लगेगा, मॉलिक्यूल्स का मास भी है, बट वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसको हम नॉर्मली उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, वी डोंट टेक इट इनटू अकाउंट, ठीक है सर। अब आते हैं, बात करते हैं प्रेशर ऑफ आइडियल गैसेस के। कुछ हमने अजम्पशंस मान लिए आइडियल गैसेस के जो होते हैं, अब आइडियल गैस है हमारे पास, और प्रेशर कितना एक्सर्ट करेगी अपने सराउंडिंग्स पे। जैसा मैंने बताया, इसमें यार आपको एक स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल लेना है, उसके मोशन को ट्रैक करना है, उसका चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम करोगे, तब जाके आप फाइनल रिलेशन जो निकाल पाते हो। तो एक गैस मॉलिक्यूल की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट होता है दैट इज इक्वल टू 1/3 स्मॉल m v स्क्वायर अपॉन l इंटू ए, जहां पे स्मॉल m हो जाता है उस मॉलिक्यूल का मास, ठीक है, ये हो जाता है 1/3 स्मॉल m v स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम, लेंथ इंटू एरिया मतलब वॉल्यूम।
अब ये एक मॉलिक्यूल की वजह से, तो पूरी गैस की वजह से कैसे निकालेंगे? गैस की वजह से निकालने के लिए हमें समेट कर देना है सारे सबकी वजह से। अब सबकी वजह से अगर आप समेट करोगे, सबकी वजह से समेट करोगे, सो फाइनली जो आपका आंसर निकल के आएगा दैट्स गोइंग टू बी 1/3 मास ऑफ द एंटायर गैस डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम इनटू आरएमएस वेलोसिटी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको और फर्दर लिखूंगा तो फाइनल एक्सप्रेशन, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन दैट प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 मास ऑफ दैट गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू वीआरएमएस होल स्क्वायर। ओके सर, ठीक है, ये अभी भी फाइनल नहीं है, इसको मैं और फाइनल डिफाइन करूंगा। तो देखो, अच्छा यहां से एक और चीज मजे की बात, वीआरएमएस का एक रिलेशन हमको मिल जाता है। वीआरएमएस का एक रिलेशन तो हम आगे जाके और डिस्कस करेंगे जब मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की मैं बात करूंगा। सो यहां पे भी एक वीआरएमएस का रिलेशन मिल जाता है, दैट इज इक्वल टू 3 पीवी अपॉन द मास ऑफ द गैस। अब यहां पे मैं पीवी की जगह एनआरटी रखना चाह रहा हूं, पीवी की जगह एनआरटी रख सकता हूं ऑब्वियसली क्योंकि आइडियल गैस है। सो पीवी एनआरटी को तो बिल्कुल रिलेट करेगा, राइट? अब पीवी की जगह एनआरटी रखोगे, एन की जगह क्या रख दोगे? एन की जगह रख दोगे मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास, और वहां से देखो आरएमएस वेलोसिटी का एक रिलेशन आ जाता है, दैट इज अंडर रूट ऑफ 3RT अपॉन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट गैस। ओके, सो आई थिंक ये चीज एनालिसिस क्लियर है, इसके बारे में अभी और डिस्कशन हम करेंगे, डोंट वरी। ठीक है सर, ओके। अब आइडियल गैस इक्वेशन जो है बेसिकली ये एक चीज दिखाती है कि नॉर्मल गैसेस जो है वो आइडियल तो ऑब्वियसली नहीं, जितनी भी गैसेस हमारे पास है वो रियल नेचर ही शो करती है, बट उस गैस से अगर आपको आइडियल नेचर चाहिए तो दो कंडीशंस आप मेंटेन करवा लो। पहली चीज तो आप आइडियल गैस कराने के लिए प्रेशर को लो रखो और टेम्परेचर को हाई रखो। लो प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे आपका जो रियल गैस है बेसिकली वो आइडियल गैस की तरफ शो करता है। ये देखो ग्राफ उसी का टेंटेटिव आइडिया देता है। यहाँ पे T1 T2 T3 देखोगे, देखो ये वाली जो लाइन देख रहे हो आप, ये बेसिकली आपकी आइडियल गैस की ग्राफ है। ये जो दिखा रहा है ये आइडियल गैस का नेचर है। अब जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा वैसे देखो ग्राफ आप ऊपर की तरफ जाता जा रहा है, ग्राफ ऊपर की तरफ जाता जा रहा है। इसका मतलब मात्र ये है कि बेसिकली आपका ग्राफ जो है हायर टेम्परेचर पे आइडियल नेचर की तरफ जा रहा है। ओके, सो दो कंडीशंस हमें मेंटेन रखनी है, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर की बात करेंगे तो हम आइडियल नेचर की तरफ रियल गैस को ले जा सकते हैं। ओके सर, ठीक है। इंडिविजुअल देखो कुछ लॉज है, बॉयल्स, चार्ल्स, इन सब के बारे में इंडिविजुअली देखते हैं। तो सबसे पहला बॉयल्स लॉ जो है, बॉयल्स लॉ सिंपली ये बोलता है कि प्रेशर जो रहेगा वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा या वाइस वर्सा, वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी अगर m और t कांस्टेंट है। ऑब्वियस ही बात है कांस्टेंट रहेंगे तो P1 V1 P2 V2 के बराबर रहेगा, सिंपल एज दैट। P1 V1 P2 V2 के बराबर रहेगा। कुछ आप इस चीज से समझने की कोशिश करो, प्रेशर ये V1 है और वॉल्यूम V1 है। अब उसके बाद अगर आप प्रेशर बढ़ा देते हो तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज होने से वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। यही इनवर्स रिलेशनशिप है, यही बॉयल्स लॉ है। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके का होगा, प्रेशर इधर है, वॉल्यूम इधर है, तो ये देखो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन के आता है। ठीक है, पीवी का v के साथ देखो तो भाई पीवी तो कांस्टेंट है तो पीवी की वैल्यू ये रहेगी। पीवी का p के साथ देखो तो पीवी वापस कांस्टेंट है और एक स्ट्रेट लाइन रहेगी, सिंपल एज दैट। ठीक है, ओके सर, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट लॉ क्या है? नेक्स्ट लॉ है मेरा चार्ल्स लॉ। नेक्स्ट लॉ इज माय चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में क्या केस है? चार्ल्स लॉ में केस ये है कि वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। ठीक है, अब वॉल्यूम अगर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा यानी कि V1 अपॉन V2 विल बी इक्वल टू T1 अपॉन T2, ये केस मैं यहां से एस्टैब्लिश कर सकता हूं। ठीक है सर, तो अब यहाँ पे आप वही एनालिसिस देख सकते हो यार, प्रेशर और वॉल्यूम। प्रेशर बेसिकली कांस्टेंट रहेगा इस पूरे एनालिसिस में, प्रेशर मेरा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। और बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट रहता है? यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट चार्ल्स लॉ के कुछ ग्राफ्स। सो V और T का एक स्ट्रेट लाइन कर्व होगा जो कि ओरिजिन से पास होगा, लेकिन करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि देखो ओरिजिन से पास होना मतलब कि 0 केल्विन, ओरिजिन से पास होना मतलब कि 0 केल्विन। अब 0 केल्विन पे तुम क्या सब्सटेंस से एक्सपेक्ट करोगे उसके वॉल्यूम के बारे में? सो ग्राफ टेंटेटिवली दिखाया जाता है कि हाँ ओरिजिन से पास होगा, बट ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है एक पर्टिकुलर वॉल्यूम, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से। ठीक है, V/T का अगर ग्राफ देखोगे तो स्ट्रेट लाइन, और V/T का टेम्परेचर के साथ भी स्ट्रेट लाइन, क्योंकि V/T ही वो कांस्टेंट एलिमेंट है यहाँ पे। ओके, ठीक है सर। नेक्स्ट गेल-यूसेक्स लॉ। गेल-यूसेक्स लॉ बोलता है प्रेशर जो रहेगा वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। ये बात करता है वॉल्यूम की, मास और टेम्परेचर नहीं, ये बात करता है वॉल्यूम की। V कांस्टेंट है, अब V अगर कांस्टेंट है तो प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ इस हिसाब से रिलेट होगा। P/T ऐसे होगा, P/T इस तरीके से होगा। ठीक है, ओके सर, परफेक्ट। अब एवोगैड्रो लॉ क्या है? एवोगैड्रो लॉ ये बोलता है
कि अगर मैं एक सेम टेम्परेचर और प्रेशर की बात करूंगा, एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, N1 और N2 की बराबरी की बात करते हैं। देखो सिंपल सा इक्वेशन है यार, PV इज इक्वल टू NRT है, PV इज इक्वल टू NRT। अब तुमने इसको कांस्टेंट कर दिया, इसको कांस्टेंट कर दिया, ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम जो रहेगा, वॉल्यूम अगर PVT बेसिकली देखो सेम ही कर दी तुमने, प्रेशर भी सेम कर दिया, टेम्परेचर भी सेम और आपका वॉल्यूम भी सेम, तो जो नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे ये नंबर ऑफ मोल्स सेम हो जाएंगे और नंबर ऑफ मोल्स सेम हो जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इज व्हाटएवर इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो ये तो सेम ही एंटिटी, दिस इज 6.023 into 10⁻3। तो यानी कि मेन केस आ जाता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो रहेंगे वो सेम हो जाते हैं दोनों सब्सटेंसेस के लिए। N1 विल बी इक्वल टू N2। दो अलग अलग गैसेस की बात करूंगा, दो अलग अलग सब्सटेंसेस की बात करूंगा, तो प्रेशर, टेम्परेचर और अगर वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम हो जाएंगे दोनों ही आपके फर्स्ट सब्सटेंस के और सेकेंड सब्सटेंस के, ठीक है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है? देखो केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स हैं, ये केमिस्ट्री में आप बहुत अच्छे से ये सब देखते हो, तो हम फटाफट वही रिवीजन ही कर रहे हैं। अब पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट ये है कि देखो आपके पास बहुत सारे गैसेज हैं, गैसेज 1, गैस 2, गैस 3, बहुत सारे। अब इंडिविजुअल गैसेज आपकी प्रेशर लगा रही P1, P2, P3, तो जो ओवरऑल प्रेशर रहेगा दैट्स जस्ट गोइंग टू बी द अलजेब्रिक सम ऑफ P1, P2 plus P3। दैट्स व्हाट डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज। According to it, the pressure exerted by a mixture of non-reactive gases is equal to the sum of the partial pressure of each component gas present in the mixture. That's it, simple। यही गेस है बस, यही गेम है बस। ओके सर, ठीक है। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ही निकाल के आप फाइनली उस रिलेशन पे पहुंचोगे कि ये क्या बोलते हैं आपकी इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस क्या होती है। इंटरनल एनर्जी आपकी मोनोएटॉमिक गैस की क्या होती है, डायएटॉमिक की क्या होती है, ट्राइएटॉमिक की क्या होती है, और वहां से फिर हम और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात करते हैं। तो यहां से एक मेजर क्रक्स स्टार्ट होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस का। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस की बात करूं तो यहां आपको एक डायरेक्ट रिलेशन याद रखने की जरूरत है मात्र, कि काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या हो जाती है आपकी आरएमएस वेलोसिटी जो होती है, सो हाफ m इंटू वी आरएमएस वेलोसिटी का होल स्क्वायर, यही आपकी होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट गैस, ठीक है। अब इस चीज को मैं फाइनली कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, 3/2 nRT, ये होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस, ठीक है। किसकी? एक मोनोएटॉमिक गैस की जो काइनेटिक एनर्जी रहती है वो 3/2 nRT के बराबर रहती है। अब यहीं से काइनेटिक एनर्जी ऑफ ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस, और वो भी एक मोनोएटॉमिक गैस की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, ठीक है। अब यहां पे मैं एक मॉलिक्यूल की अगर बात करूं कि भाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन पर्टिकुलर मॉलिक्यूल ऑफ द गैस कितनी हो जाएगी, तो यहां पे हमें एक नया पैरामीटर डिफाइन करना रहता है जो होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कुछ नहीं है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बेसिकली जो भी आपका एवोगैड्रो ये आर की यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट था ना, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। दिस इज योर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ओवर है, सिंपल सा फंडा है। तो एक मॉलिक्यूल के पास जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी वो हो जाएगी 3/2 kT। एक मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी रहेगी वो हो जाएगी 3/2 kT। इसी पे अभी हम बात करेंगे किसकी? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी की। तो आप ये याद रखो बड़े अच्छे से कि अगर मॉलिक्यूल है और मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी? 3/2 kT हो जाएगी। और अगर वही गैस की बात करूंगा तो कितनी हो जाएगी? 3/2 nRT हो जाएगी। ठीक है सर, ओके परफेक्ट, समझ आ गया। अब आगे बात करते हैं। अब प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन, तो भाई देखो प्रेशर का ये रिलेशन तो मुझे पता है, प्रेशर का ये रिलेशन मुझे पता है, ये एनर्जी का ये रिलेशन पता है, इससे मैं ये चीज निकाल लूंगा और फिर दोनों को रिलेट करूंगा, तो फाइनली प्रेशर और एनर्जी का ये रिलेशन एक आता है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस और एनर्जी ऑफ दैट गैस इज रिलेटेड यूजिंग दिस स्टेप, 3p विल बी इक्वल टू 2e। तुम्हें यही याद रखना है कि जो 3 टाइम्स प्रेशर होता है वो 2 टाइम्स एनर्जी के बराबर होता है। समझ में आया? 3 टाइम्स प्रेशर इज इक्वल टू 2 टाइम्स E। ओके ठीक है सर, ओके परफेक्ट। अब बाय एन आइडेंटिकल गैसेस न्यूमेरिकली इक्वल टू 2/3 ऑफ द, न्यूमेरिकली बोल रहा हूं, डायमेंशनली नहीं, न्यूमेरिकली बोल रहा हूं, ठीक है। 2/3 ऑफ द मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस। पर यूनिट वॉल्यूम है क्योंकि एनर्जी और ये तो देखो बॉस सेम नहीं है ना, सेम डायमेंशन के तो है ही नहीं, एक फोर्स अपॉन एरिया, एक फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो E है बेसिकली मेरा क्या है? E है मेरा यहाँ पे डिनोट कर रहा है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को डिनोट कर रहा हूं। न्यूमेरिकली 3p इज इक्वल टू 2 टाइम्स E के बराबर होते हैं। ओके ठीक है सर, चलो
नेक्स्ट बात करते हैं मैक्सवेल के स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में। अब मैक्सवेल का स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ तुम्हें पढ़ना नहीं है, ना ही जेई वालों को पढ़ना रहता है कि ग्राफ कैसे आया, क्या इक्वेशन है। यहाँ से बेसिकली हमें कुछ डेटा पॉइंट्स निकालने रहते हैं। दो तीन चीजें हैं निकालने की। एक तो भाई कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है, ठीक है। फिर उसके बाद ये ग्राफ किस में काम आता है। ये सारी कुछ चीजें हैं हमें नोटिस करने वाली। आओ फटाफट करके इनको जरा एनालाइज करते हैं। तो देखो, एक तो आप ये जो पीक देख रहे हो ना, ये पीक, ये ग्राफ कैसा है, बेसिकली ग्राफ दिखा रहा है। पहली चीज तो किससे प्लॉटेड है, ये प्लॉटेड है आपके टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाई एक्सिस के अलोंग है, और एक्स एक्सिस के अलोंग क्या प्लॉटेड है, एक्स एक्सिस के अलोंग प्लॉटेड है वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो अब इसमें सबसे पहले तो एक चीज ये देखते हैं, जो पीक पॉइंट्स होते हैं, वो पीक पॉइंट्स बेसिकली क्या डिनोट करते हैं, वो ये डिनोट करते हैं कि वहां पे एन की वैल्यू मैक्सिमम है, वहां पे एन की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। और ये जो एन की वैल्यू मैक्सिमम है, ये किस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, एक्स एक्सिस बताता है। और वो जो वेलोसिटी जिसके सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, वो कहलाती है आपकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। समझ में आया। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये बेसिकली मोस्ट प्रोबेबल स्पीड्स बता रहा है अलग अलग टेम्परेचर पे। अब जैसे जैसे देखो तुम टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाती है। जैसे देखो T3 है 2000 केल्विन पे, T2 किस पे 1000 केल्विन पे, उसके बाद T1 किस पे 500 केल्विन पे। जैसे जैसे मैं तापमान बढ़ाता गया, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आगे आप देखोगे रिलेशन जो आपको समझ में आएगा कि मोस्ट प्रोबेबल एवरेज और ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का जो रिलेशन है, वो डायरेक्टली रिलेटेड रहते हैं अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर से। तो तापमान बढ़ाओगे तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और ग्राफ कुछ इस तरीके का, इससे ज्यादा टेम्परेचर लेता तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा आता। समझ में आ रहा है। तो दिस इज द केस, दिस इज व्हाट। और ये एन की वैल्यू कैसे आती है, एन की वैल्यू बेसिकली आपको मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व समझना पड़ेगा, उसमें हम एंटर नहीं करते, वो हमारे स्कोप के भी बहुत ज्यादा बाहर है। हमें बेसिकली इससे कुछ चीजें समझनी चाहिए, और वो चीज हमने समझ ली है कि क्या हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बता सकते हैं। टेम्परेचर के साथ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है, वाई एक्सिस के अलोंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिखा रहा है जिनकी वेलोसिटी जिस रेंज में। तो बेसिकली ग्राफ क्या सिग्निफाई करता है वो समझना है। और अब इसके बाद हम जाते हैं और एंटर करते हैं 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीड, जो कि मॉलिक्यूल्स की हम डिफाइन करते हैं, मैथमेटिकली एनालाइज करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं। सबसे पहली स्पीड होती है आरएमएस स्पीड। आरएमएस स्पीड को समझने का तरीका होता है, आप स्क्वायर करो, फिर मीन लो, फिर रूट लो। कोई भी वेलोसिटीज आपको दी हैं तो सबसे पहले आप पीछे से चलते हो, सबसे पहले क्या करोगे, उसका स्क्वायर करोगे, फिर क्या करोगे, उसका मीन लोगे। मीन लेने के बाद जब आपने स्क्वायर करके मीन ले लिया, फिर आप क्या करोगे, उसका अंडर रूट ले लोगे। इस तरीके से आप आरएमएस स्पीड निकाल सकते हो, ठीक है। सो आरएमएस स्पीड हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। आरएमएस स्पीड कितनी थी, आरएमएस स्पीड थी सर 3RT/m, ओके। या फिर 3, अब आर की जगह यार देखो आप, आर मैंने जैसा आपको बताया के होता है मेरा R/NA। तो एवोगैड्रो नंबर पे यहाँ रखोगे तो बेसिकली ये आ जाएगा 3kT/m। स्मॉल एम यहाँ पे क्या है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, ओके। ठीक है सर, 3 की वैल्यू निकाल दोगे तो 1.73 kT/m आ जाएगी। ओके, परफेक्ट, बढ़िया, सही है। द मून हैज नो एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज मोर देन द एस्केप वेलोसिटी। ओके, बिकॉज द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ द गैस, बेसिकली द आरएमएस वेलोसिटी, यहाँ पे चीज मिस हो गई, जो आरएमएस वेलोसिटी ऑफ द गैस है ना, इज मोर देन द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द गैस। मतलब आरएमएस वेलोसिटी गैस के पास जो है भैया, वो उसकी एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा है। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, वो वेलोसिटी जो कि एक पर्टिकुलर प्लैनेट के लिए सफिशिएंट होती है उसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से दूर जाने के लिए, ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट। तो मून पे एटमॉस्फेयर इसलिए नहीं है क्योंकि जो गैसेस की आरएमएस वेलोसिटी होती है वो उसकी एस्केप वेलोसिटी भी ज्यादा होती है, तो इसलिए एटमॉस्फेयर हो ही नहीं सकता। एक ग्रेविटेशन से समझ सकते हो, एक आरएमएस वेलोसिटी के इस कॉन्सेप्ट से समझ सकते हो, ठीक है सर। नेक्स्ट पे चलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये रिलेशन आपको याद रखने, इसका था 3RT/m, इसका था 2RT/m, ओके। इसका 2RT/m होता है, ये आपकी इससे कम होती है, किससे, आरएमएस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से कम। वहां 3 था, यहाँ 2 है, और इससे भी कम आता है आपका जो एवरेज स्पीड की वैल्यू आती है, तो ये आ जाती है 1.41 kT/m, ठीक है सर, ओके। अगर मैं मीन की बात करूं तो एवरेज निकालने का तो फंडा आपको पता है, ये वैल्यू आती है 1.59 kT/m, ओके। सो सबसे ज्यादा बड़ी किसकी थी, सबसे ज्यादा बड़ी थी आरएमएस, फिर उसके बाद किसकी हुई, देन हुई आपकी इसकी एवरेज, और फिर सबसे कम किसकी होती है, मोस्ट प्रोबेबल की। सो VRMS is the greatest, then it is the average, and then it is the most probable. So ये रिलेशन आप लोगों को
समझ में आना चाहिए और याद भी होना चाहिए। देन नेक्स्ट चलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम बताऊंगा उसी के बाद जाके आपको लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी बता सकता हूं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, एक नॉर्मल सेंस में समझने की कोशिश करो। तो देखो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, हम बात कर रहे हैं, हमने पहले ही बोल दिया गैस मॉलिक्यूल है, रैंडम मोशन कर रहा है। अब रैंडम मोशन कर रहा है तो एक्स के अलोंग भी जा सकता है, वाई के अलोंग भी जा सकता है और जेड के अलोंग भी जा सकता है। ठीक है, एक नॉर्मल मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल ले लिया, तो इससे हमने, और वो रिलेशन में जितने भी अपने अभी तक डेरिवेशन वगैरह करते हैं उसमें 3/2 आने का रीजन भी है। अब देखो रीजन यह है क्योंकि आपने माना एक मॉलिक्यूल एक सिंपल एक गोल सरी का ऑब्जेक्ट एक स्फीयर मान लिया, उसका एक्स वाई जेड के अलोंग मोशन ले लिया और तब आपने वैल्यू निकाल दी। ठीक है, अब होता क्या है कि बेसिकली एक सिंगल मॉलिक्यूल एक स्फीयर की बात करो तो ऑब्वियसली 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में रह रहे हैं। आजादी कहाँ है मूव होने की, या तो मैं आगे बढ़ सकता हूं, या तो मैं दाएं बाएं जा सकता हूं, या तो मैं ऊपर नीचे जा सकता हूं। 3 डायमेंशंस के अलावा मूव कर सकता हूं। तो मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर कहीं है तो वो 3 ही है, मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो कहीं 3 ही है। अब सोचो मेरे साथ कोई और भी यहां पे मेरे जैसे एक आदमी है और अब हम दोनों की डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ रहे हैं। तो देखो यार, हम एक तो लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ठीक है, मतलब आगे पीछे ऊपर नीचे और लेफ्ट एंड राइट, 3 जगह तो मूव हो ही सकते हैं। साथ ही साथ हम एक और मोशन कर सकते हैं, हम एक नहीं बल्कि 2 और मोशन कर सकते हैं। कौन कौन से मोशन, एक तो सपोज हम ऐसे हैं, देखो सिंगल मॉलिक्यूल की अगर बात करूंगा तो एक्स वाई के अलोंग बिंदास मूव हो सकता है। तो इसकी 3 एक्सेस हो गए, एक्स वाई और जेड। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 3 डायरेक्शंस में अपनी काइनेटिक एनर्जी को स्टोर कर सकता है 3 तरीकों से। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटॉमिक की कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है। लेकिन अगर मैं डायटॉमिक की बात करूं तो डायटॉमिक में ये और ये तीनों क्या कहलाती है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ट्रांसलेशनल मतलब वही एक्स वाई और जेड के अलोंग लीनियर मोशन से। उसके बाद क्या होता है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ये होती है कि जैसे सपोज एक डायटॉमिक मॉलिक्यूल लिया, तो देखो एक डायटॉमिक मॉलिक्यूल कुछ इस डायरेक्शन में गोल गोल घूम के भी अपनी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, पढ़ चुके हम लोग, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी सेव कर सकता है। साथ ही साथ इसके अबाउट भी कर सकता है और इसके अबाउट भी कर सकता है। ठीक है, तो 2 ये तरीके हो गए, 2 ये तरीके हो। कायदे में इसमें भी 3 एक्सेस बनती हैं, लेकिन क्योंकि मॉलिक्यूलर साइज एक एक्सेस तो ये बनेगी कि इसके अबाउट ही हो, लेकिन वो पॉसिबल नहीं क्योंकि मॉलिक्यूल्स का साइज बहुत छोटा माना है। तो इसमें 2 एक्सेस पॉसिबल होती है जिसके अबाउट आप एनर्जी स्टोर कर सकते हो अपनी। तो दूसरा जो मेथड होता है एनर्जी स्टोर करने का वो होता है रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशन की वजह से। तो इसमें रोटेशन की वजह से कितने फॉर्म्स में आप स्टोर कर सकते हो। थर्ड जो होता है वो होता है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से। ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है जिसमें वाइब्रेट करता है मॉलिक्यूल, एक एक्सेस के अबाउट ऑसिलेटरी पाथ फॉलो करता है। वाइब्रेशंस का देखो कॉन्सेप्ट यही है, ऑल वाइब्रेटरी मोशंस आर ऑसिलेटरी मोशन बट द एम्पलीट्यूड इज वेरी लेस। सो मोबाइल फोन वाइब्रेट करता है, राइट, तो उसी केस में मॉलिक्यूल्स भी वाइब्रेट करने लगते हैं। बट ये जो सिनेरियो होता है बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है। तो अनलेस एंड अंटिल इट इज स्पेसिफाइड टू यू, अनलेस एंड अंटिल इट इज स्पेसिफाइड टू यू, यू वोंट बी कंसिडरिंग वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। हम इन 2 को ही मोस्टली कंसिडर करेंगे और इन्हीं को डिफाइन भी करेंगे अगर स्पेसिफाइड नहीं है, जो कि नहीं होता। लेकिन अगर हो जाता है कि हाई टेम्परेचर है तो बस 2 और ऐड कर देना है। मॉलिक्यूल अगर डायटॉमिक तो उसमें 2 और ऐड कर देना, और उससे ऊपर के मॉलिक्यूल का पूछेंगे नहीं। सिंगल मॉलिक्यूल में तो वाइब्रेशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है, होगा भी तो डायटॉमिक में होगा। ओके, तो अब बात करते हैं इंडिविजुअल गैसेस के बारे में। सबसे पहली है मोनोटॉमिक गैस। अब मोनोटॉमिक गैस में सबसे क्या है भाई, उसमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है सारी ट्रांसलेशनल, किसके अलोंग, एक्स के अलोंग, वाई के अलोंग और जेड के अलोंग। तीनों है आपके पास, इन फॉर्म्स में एनर्जी स्टोर हो सकती है एक्स वाई और जेड। ओके, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें याद कर लेना है, रट लेना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है क्योंकि इसी पे डिपेंड करके आप आगे की चीजें डिराइव करोगे। डायटॉमिक गैस की बात करूं तो डायटॉमिक गैस में जैसे मैंने आपको बताया, एक तो 3 होंगी एक्स वाई जेड, साथ ही साथ 2 हो जाएंगी रोटेशनल की। ठीक है, एक तो 3 होंगी, साथ ही साथ 2 रोटेशनल की हो जाएंगी, तो होती है 5 नॉर्मल केसेस में। लेकिन अगर मैं हाई टेम्परेचर की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, उसमें 2 और जुड़ जाएंगी, उसमें 2 और जुड़ जाएंगी, कौन सी, वाइब्रेशनल वाली। तो ये हो जाएंगी टोटल 7। लेकिन ये किस में होगा, हाई टेम्परेचर पे। तो जब तक आपको नहीं बोला गया अनलेस एंड अनटिल, तब तक आप 5 ही लोगे, 5 के ही केस बनाओगे, 5 ही सॉल्व करोगे, 7 पे नहीं जाओगे। ठीक है, ओके। ट्राइएटॉमिक की बात करूं तो अब ट्राइएटॉमिक भी नॉन लीनियर होना चाहिए, क्योंकि अगर लीनियर हो जाएगा तो वापस उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो जाएंगी लोअर टेम्परेचर पे, और आपका हाई टेम्परेचर पे 7 हो जाएंगी। लेकिन अगर नॉन लीनियर है तो नॉन लीनियर में होता क्या, जैसे देखो मैंने जब रोटेशन का कॉन्सेप्ट बताया था तो क्या बोला था, एक तो ये हो जाएगा एक्सेस, एक ये हो जाएगा एक्सेस, और एक ये होता है, तो इसमें प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर ट्राइएटॉमिक है और लीनियर नहीं है, लीनियर मतलब इधर ही नहीं है,
अगर वो यहां कहीं है 3 मॉलिक्यूल, तो इसमें एक ये एक्सिस भी बन जाएगी, एक ये बन जाएगी और एक ये बन जाएगी, 3 एक्सिस बन जाती है। तो इसमें रोटेशनल में 3 हो जाती हैं, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशनल हो जाती है 3 रोटेशनल। तो अगर ट्राइटॉमिक नॉन लीनियर है तो क्या हो जाएगा, F6 के बराबर। ठीक है, समझ आ गया। और अगर लीनियर हो जाएगा तो बस 5 ही रहेंगी, लीनियर हो जाएगा तो बस 5 ही रहेंगी, जितनी की एक डायटोमिक मॉलिक्यूल की थी। ठीक है, सो आई सपोज ये तीनों ही केसेस डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको क्लियर है। अब बात करते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी की। जब आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ में आ गया, तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये बोलता है कि भाई किसी मॉलिक्यूल के पास अगर एनर्जी है ना, किसी मॉलिक्यूल के पास अगर कोई एनर्जी है तो बराबर बराबर बटेगी सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम में, वो बराबर बटेगी, कोई कंजूसी नहीं रहेगी। ये नहीं कि इसको ज्यादा दे दी उसको दे दी। 3 है तो तीनों में बराबर बटेगी, 5 है तो पांचों में बराबर बटेगी। समझ में आया? तो यही सिंपल बोलता है। और बराबर कितना बटेगी, हर एक मॉलिक्यूल के पास जाएगी 1/2 kT, हर एक मॉलिक्यूल के पास जाएगी 1/2 k into t, जहां पे k क्या है, k इज योर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, R/Na के बराबर। सो हर एक मॉलिक्यूल के पास 1/2 kT जाएगी। अब अगर ये समझ में आ जाता है तो फिर हम ये जान सकते हैं कि अगर मैं मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करूं, मोनोएटॉमिक गैस की बात करूं, तो उसके पास कितनी हो जाएगी। सो एनर्जी रिलेटेड विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ½ kT हो गई। और इसके बाद अगर मैं मोनोएटॉमिक गैस की बात करूं, तो मोनोएटॉमिक गैस के पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है भाई, उसके पास तो 3 है, उसके पास तो 3 है। तो हर एक मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जी हो जाएगी, एक मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल के, हर एक मॉलिक्यूल के पास एक मोनोएटॉमिक हर एक मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल के पास कितनी हो जाएगी, हर एक भाई 1 डिग्री फ्रीडम में एक 1/2 kT, तो 3 में 3/2 kT। तो हर एक मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल के पास 3/2 kT हो जाएंगे। अब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, n है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने n है। तो n कितना होता है, n को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू n/Na। तो n की वैल्यू आ जाएगी n into Na, लिख दो। फिर जो k हो जाता है बेसिकली R/Na होता है। ठीक है, तो k की जगह R/Na लिख दिया, Na कैंसिल हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट आ गया 3/2 nRT। तो टोटल एनर्जी ऑफ सच अ गैस, ये मैंने किसकी निकाली, एक मॉलिक्यूल की, ये किसकी है, टोटल गैस की। तो एक मोनोएटॉमिक गैस के पास जो टोटल काइनेटिक एनर्जी या इंटरनल एनर्जी की बात करोगे, वो जाती 3/2 nRT, जहां पे n होता है नंबर ऑफ मोल्स, R तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर और 3/2। ठीक है, 3 यहां पे क्या है, 3 को चाहो तो आप F से भी रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन उससे पहले हम डायटोमिक का ही पढ़ लेते हैं। अब सुनो, यहां पे CV डिफाइन करते। CV क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता था, अगर तुम्हें याद हो, ΔU NCV ΔT होता है। ठीक है, या फिर CV की जो डेफिनेशन है दैट इज ΔU/N ΔT, और वहां से रिलेशन निकालोगे तो du/dt, u कितना आया तुम्हारा, u आया सर मेरा 3/2 nRT। बिल्कुल सही बात। तो जरा du/dt कर दो, और ये पर मोल निकालते हैं, ये पर मोल निकालते हैं, तो du/dt कर दोगे तो कितना आ जाएगा 3/2R। 3/2R क्या है, CV है। CV किसका, मोनोएटॉमिक का। याद रखना आपको, मोनोएटॉमिक गैस का CV जो होता है दैट इज 3/2R। ये डायरेक्टली रिलेट होंगे नेक्स्ट चैप्टर में जो कि थर्मोडायनेमिक्स का है, वहां पे अब दोबारा नहीं समझेंगे, इसको हम एज इट इज यूज करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट गैस के बारे में जो कि है डायटोमिक गैस। अब डायटोमिक गैस में क्या है भाई, इसमें तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, तो एक डायटोमिक मॉलिक्यूल के पास एनर्जी कितनी होगी, एक एनर्जी बाय अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, एक डायटोमिक मॉलिक्यूल के पास एनर्जी हो जाएगी 5/2 k into T। ठीक है, तो पूरी गैस की बात करूंगा तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस मल्टीप्लाई कर दूंगे, सेम प्रोसीजर आपके सामने लिखा हुआ है। तो फाइनल गैस की जो पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी जो इंटरनल एनर्जी कितनी आ जाएगी, 5/2 nRT, 5/2 nRT। अब इसका भी CV डिफाइन कर लेते हैं, तो CV क्या हो जाएगा, वही du/dt, वही du/dt कर दो, कितना आ रहा है 5/2R। तो CV हो जाता है 5/2R किसके लिए, एक डायटोमिक गैस के लिए। ठीक है सर, बिल्कुल सर, समझ आ गया। मेयर्स फॉर्मूला क्या होता है, अब मेयर्स फॉर्मूला देखो, हालांकि इसको हम आइसोबारिक प्रोसेस की थ्रू डिराइव भी करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में थर्मोडायनेमिक्स में, बट यू शुड रिमेंबर कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम R के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, R के बराबर। मतलब CP माइनस CV जो होता है वो R के बराबर होता है। याद कर लो, याद कर लो, ठीक है, याद कर लो, CP माइनस CV किसके बराबर होता है, R के बराबर होता है।
ठीक है सर, ओके। अब जरा एक जनरलाइज्ड वर्जन लेते हैं सीवी का इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिससे कि कल को आपने कोई रैंडम मेरे को डिग्री ऑफ फ्रीडम बता दी कि भाई मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, उसमें वाइब्रेशन भी नहीं है, जो भी है मेरे को नहीं पता, बट उसके पास 6 या 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो उसका सीवी सीपी ये सब बता दो, बता देते, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं एक जनरलाइज सीवी की बात करूं तो जनरलाइज सीवी जो हो जाता है वो हो जाता है एफ आर बाय टू, ठीक है, एफ आर बाय टू। सीवी का एक जनरलाइज्ड वर्जन जो हो जाएगा दैट इज एफ आर बाय टू, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं मोनोटॉमिक गैस के बारे में तो कितना हो जाएगा 3/2r, ठीक है। अगर मैं डायटोमिक की बात करूं तो हो जाएगा 5/2r विदाउट वाइब्रेशन, विद वाइब्रेशन 7/2r, ठीक है, ओके सर। तो ये हो गया मेरे जनरलाइज्ड। ऐसी सीपी की बात करते हैं तो मेयर्स फॉर्मूला यूज करते हैं, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। तो सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सीवी प्लस आर, सीवी प्लस आर हो जाएगा बेसिकली मेरा f/2 + 1 × r, मतलब सीपी का एक जनरलाइज्ड वर्जन हो जाएगा f+2 या फिर f+2/2 × r, जो आपको याद रखना, मैं तो इसको याद रखता हूं f+2/2 × r, ठीक है। ये एक जनरलाइज सीपी हो गई। तो अब अगर मोनोटॉमिक है तो 3 + 2 5/2 × r, डायटोमिक विदाउट वाइब्रेशन है तो 5 + 2 यानी 7/2 × r, ठीक है। सो बड़ा इजी हो जाता है, केस याद रखना, आपको सीपी याद रखना है और सीवी याद रखना है जो कि है f/2 × r, ठीक है। अगर ये दोनों याद हो गए चुटकियों में रिजल्ट आता है, ठीक है सर, ओके। रेशियो ऑफ सीपी इंटू सीवी, इसका भी याद रख लेते हैं सर, गामा जो कि एडियाबैटिक कांस्टेंट कहलाता है। गामा की जो वैल्यू होती है 1 + 2/f, ये तो एकदम रट लेना है। जो गामा की वैल्यू होती है, जो गामा की वैल्यू कितनी है, गामा इज इक्वल टू 1 + 2/f। ये सारी चीजें हमको याद कर लेनी है, ये सारी चीजें हमको क्या कर लेनी है, याद कर लेनी है, ठीक है, ओके सर, परफेक्ट। ये हमने निकाला। इसके साथ ही साथ मैं एक और चीज आप लोगों को चाह रहा हूं, आप याद रखो, एक और चीज, एक नोट बना के याद रखो कि मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ अ प्रोसेस, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ अ प्रोसेस किस तरीके से डिफाइन होती है, Cp इज इक्वल टू CV प्लस R/1 - x। Cp नहीं, C इज इक्वल टू, Cp तो किसमें है, Cp अपना आइसोबारिक में, ठीक है। तो C इज इक्वल टू CV प्लस R/1 - x। अब सर x क्या है, x क्या है, सो ये जो प्रोसेस है बेसिकली मेरा ये है PV⁻x इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। ये रहा मेरा प्रोसेस। अगर एक प्रोसेस इस तरीके से मैं डिफाइन कर रहा हूं PV⁻x इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो मेरा जो C रहेगा वो दिखाएगा CV प्लस R/1 - x, ठीक है सर। इसको अप्लाई करके भी दिखाओ, करते ना, आइसोबारिक के लिए कर लो, सीपी की वैल्यू निकालने के लिए कर लो। अगर सीपी की वैल्यू निकाल रहे हो तो सीपी में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है, तो P इक्वल्स टू कांस्टेंट है सर, V तो है नहीं, तो V की पावर 0 हो जाएगा, X इक्वल्स टू 0 रखो, CP इज इक्वल टू CV प्लस R, मेयर्स फार्मूला आ गया। आइसोथर्मल के लिए बना लेते हैं, आइसोथर्मल के लिए क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल के लिए सर पूरा PV इक्वल्स टू कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि PV इक्वल्स टू nRT, सो प्रेशर इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट। अब प्रेशर इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट है यानी PV की पावर 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट, 1 यहां रखोगे तो R/1 - 1 0, R/0 इंफिनिटी, R/0 इंफिनिटी, CV प्लस इंफिनिटी इंफिनिटी, मतलब C की वैल्यू इंफिनिटी आती है, हाँ जी बिल्कुल। आइसोबारिक CP की वैल्यू आ जाएगी, देखो उससे CV प्लस R, और CT की वैल्यू आ जाएगी इंफिनिटी, बिल्कुल सही, CT इंफिनिटी होता है। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंफिनिटी होता है, बताऊंगा थर्मोडायनेमिक्स में बताऊंगा, यहां भी आपको पता होना चाहिए कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंफिनिटी। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है, किसी को भी एनर्जी दोगे, किसी को भी कुछ एनर्जी दे रहे हो तो उसका टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है। अब अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे कुछ चीजें दे रहे हो, कांस्टेंट टेम्परेचर पे तुम एनर्जी देते जा रहे हो, तो भाई उसको तुम एनर्जी दे रहे हो, उसका टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है, तभी तो कांस्टेंट टेम्परेचर है। तो सोचो ना क्या है वो चीज, मतलब तुम उसे एनर्जी दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, उसका टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा, मतलब उसकी कैपेसिटी कितनी इनफाइनाइट है ना, जब तक इनफाइनाइटली लार्ज नहीं दोगे तब तक बढ़ेगा ही नहीं। तो CT कितना होता है, इंफिनिटी के बराबर होता है। कुछ पॉइंटर्स याद रखने, मेन तो ये है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं यार, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं नीट में आए, इसलिए आपको बता रहा हूं। C मोलर हीट कैपेसिटी किसी भी प्रोसेस का अगर आपने उसको डिफाइन कर दिया PV⁻x इक्वल्स टू कांस्टेंट, साथ ही साथ अगर मान लो सोचो एडियाबैटिक प्रोसेस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे गामा आ जाएगा, यही एडियाबैटिक कांस्टेंट यहाँ आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, C इज इक्वल टू CV प्लस R/1 - गामा, सिंपल एज इट इज, ठीक है, ओके सर, बढ़िया सर, समझ आ गया। चलो आगे देखते हैं।
रेशियो ऑफ सीपी टू सीवी कितना हो जाएगा? अब रेशियो ऑफ सीपी टू सीवी कितना निकाला? गामा निकाल दिया, तो जरा गामा की वैल्यू बता दो। गामा का रिलेशन अभी समझा ना, 1+2/f। तो 1+2/f में डिग्री ऑफ फ्रीडम रखते हैं, मोनो की रखो, मोनो की कितनी 3, तो 1+2/3 5/3। अरे वेरी गुड, आ गया आंसर 1.6। याद रखना है क्या? नहीं, तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है। डायटोमिक के लिए कितनी हो जाएगी? 7/5, 1+2/5 7/5। ऐसी ट्राइएटोमिक की कितनी हो जाएगी? ट्राइएटोमिक में कितना होता है? 6, तो 1+2/6 करोगे 4/3 आ जाएगा 1.33। ठीक है, सो ये आपकी क्या दी हुई है? एडियाबैटिक कांस्टेंट्स की वैल्यू, रेशियो ऑफ सीपी टू सीवी दिया हुआ है अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए। ठीक है, ओके, वैल्यू ऑफ गामा इज ऑलवेज मोर देन 1, सो वी कैन से दैट ऑलवेज सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। ऑब्वियसली, क्योंकि सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर, तो सीपी तो सीवी से बड़ा ही होगा, क्योंकि आर इज 8 पॉइंट समथिंग, 8.33। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ मतलब दो कोलिजन्स के बीच में कितना फ्रीली एक मॉलिक्यूल मूव कर पाता है, दैट इज नोन एज मीन फ्री पाथ। इसका रिलेशन आपको डायरेक्टली याद रखना है, दैट इज इक्वल टू 1/√2 पाई डी स्क्वायर इंटू एन नॉट। ठीक है, ये आपका रिलेशन जिसको आपको रट लेना है। मैं कम ही चीजें बोलता हूं रटने को, ये बोल रहा हूं तो प्लीज रट लो, जहां पे एन नॉट है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, ओके सर, ठीक है, याद कर लेंगे, बिल्कुल अच्छी बात। अब आओ कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं पुराने सालों के। तो कुछ क्वेश्चन ये रहे, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ गैस फिल्ड इन अ कंटेनर वुड लीड टू। बताओ जरा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2019 में पूछा गया। टफ है क्या? बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है? इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ गैस फिल्ड इन अ कंटेनर वुड लीड टू। क्या बढ़ाएगा अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा किसी गैस का? यार सिंपल सी चीज है, प्रेशर, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, मास। अरे मैंने एक चीज तो पढ़ी है ना यार, काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस, एनर्जी पढ़ी है ना अभी मैंने। एनर्जी कैसे रिलेटेड थी? टेम्परेचर से डायरेक्टली रिलेटेड थी कि नहीं? एनर्जी टेम्परेचर से डायरेक्टली रिलेटेड थी। नहीं याद आ रहा तो अभी याद कर लो भाई। इंटरनल एनर्जी जो तुम बात कर रहे हो काइनेटिक एनर्जी तो है, सम ऑफ ऑल द काइनेटिक एनर्जीज एंड पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ द गैसेस। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो अगर तापमान बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी ना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट आंसर है, सिंपल एज दैट। करेक्ट आंसर है टेम्परेचर। और डिक्रीज इन प्रेशर तो कतई नहीं होगा, ना थी डिक्रीज इन इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, इसकी तो बात ही नहीं की। और इंक्रीज इन मास, मास को तो भाई बढ़ा ही नहीं सकते तुम। मास तो हमारे है ही नहीं लिमिट में। मास तो ना हम खत्म कर सकते ना बढ़ा सकते हैं। मास अगर हम में खत्म करने की लिमिट आ जाएगी ना तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि मास 1 ग्राम भी कन्वर्ट होगा एनर्जी में इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर से, तो इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि सपोज आपने 1 ग्राम क्या आधा किलो मास भी कन्वर्ट कर लिया, पूरा ग्लोब एनर्जी से खुश हो जाएगा। हमें सऊदी वौदी पे डिपेंड होने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बट इट्स नॉट इन आवर केस। ओके, सो मास वास कुछ नहीं बढ़ रहा, इट्स जस्ट इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट, एवरेज थर्मल एनर्जी फॉर अ मोनोएटॉमिक गैस वेयर केबी इज कोल्सटन कांस्टेंट एंड टी। भाई देखो कितना इजी क्वेश्चन है, बताओ। नीट सितंबर 2020 में आया हुआ। मैंने बोला ना इतने इजी लड्डू क्वेश्चंस आते केटीजी से, अगर आप याद कर लो बस, मतलब इस चैप्टर को फटाफट देख लो और इससे इतने इजी सवाल आएंगे कि आप सोचोगे नहीं। ये अभी जस्ट हमने किया, एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस कितनी होती है? मोनोएटॉमिक गैस की कितनी होगी भाई? U इज इक्वल टू F/2 nRT। सिंपल, इतनी एनर्जी होती है। ठीक है, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? मोनोएटॉमिक का पूछ रहा है, तो 3/2 nRT, 3/2 nRT। अच्छा, एक मॉलिक्यूल का पूछ रहा है, ये मॉलिक्यूल का पूछ रहा है, तभी बोल्ट्जमैन कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट है। टोटल गैस के लिए वो होती है, और अगर मॉलिक्यूल की बात करूंगा तो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी F/2 K/T। सिंपल। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है मोनोएटॉमिक के लिए? 3। सो 3/2 KB/T। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। लो, आ गया आंसर, सिंपल एज दैट। एक पूछ रहा होता है एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितना है, तो हाफ KBT। डायटोमिक का पूछ रहा होता तो 5/2 KBT। ठीक है, और 7/2 किस में आता? 7/2 आता जब मैं डायटोमिक वाइब्रेशन के साथ कंसिडर करता। तो तुम्हें समझ में आना चाहिए एवरेज थर्मल एनर्जी कितनी होती है फॉर अ मोनोएटॉमिक गैस। समझ में आया? क्लियर है ना? ठीक है, ओके सर, परफेक्ट। चलो आगे देखते हैं। अ गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 moles of O2 and 4 moles of argon at temperature T, neglecting all vibrational modes, the total internal energy of the system is। अरे यार क्या सिंपल है, एक मिक्सचर है जिसमें 2 मोल ऑक्सीजन के हैं, 4 मोल आर्गन के हैं। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन है मेरी डायटोमिक गैस, और ये क्या है मेरी? ये है मेरी मोनोएटॉमिक गैस। ये है मेरी मोनोएटॉमिक गैस। ठीक है, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? टोटल एनर्जी हो जाएगी जितनी उस O2 की वजह से है और जितनी आर्गन की वजह से है। सिंपल। अब O2 की वजह से एनर्जी कितनी हो जाएगी? सर उसके 2 मोल्स दिए हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल, 2 मोल दिए हैं, तो कितनी होती है? जो इंटरनल एनर्जी होती है दैट इज F/2
एन आर इंटू टी, ये याद रख लो। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है डायटोमिक का? डायटोमिक का सर होता है 5, वाइब्रेशनल मोल को उसने ऑलरेडी नेग्लेक्ट कर दिया, तो डायटोमिक का कितना हो जाएगा 5 सर, तो 5/2, नंबर ऑफ मोल कितने उसके 2 इंटू आर इंटू टी, बिल्कुल सही। प्लस आर्गन के साथ कितना होगा? आर्गन का डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये मोनोटॉमिक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा उसका 3, सो 3/2 इंटू नंबर ऑफ मोल कितने इसमें 4 इंटू आर इंटू टी, ठीक है, आर टी के टर्म्स में ये बताओ कितना आ रहा है? 2 से 2 गया, ये 2 गया 2 से, तो 5 + 6, 5 + 6 कितना आ रहा है? 11 आर टी आ गया, 3 लाइन में आंसर आ गया, ये रहा ऑप्शन नंबर डी 11 आर टी। ऐसी सवाल आने हैं, ऐसी सवाल देख लो कितनी इजी सवाल है, समझ में आया? 2017 का सवाल है। 2016 का सवाल, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो, और अगर फॉर्मूला पता है तो आप कर लोगे। देखो क्या पूछ रहा, वन मोल ऑफ एन आइडियल मोनोटॉमिक गैस undergoes a process described by equation PV⁻³ = constant. The heat capacity of the gas during this process. अब भी जस्ट बताया थोड़ी देर पहले फॉर्मुलेशन कि वो हीट कैपेसिटी किस तरह से निकालते हैं, वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, ये फॉर्मूला यूज करना है, C = CV + R/1 - X, जहां पे X हो जाएगा where PV⁻x is कांस्टेंट। इस फॉर्मूले में जो भी x है वही x इधर रख दोगे, आंसर आ जाएगा। यहां पे क्या है सर, PV⁻³ है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई, रख देते हैं। C = CV + R/1 - X, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू है 3, x की वैल्यू 3 है, यानी 1 - 3 यानी -2, ठीक है। साथ ही साथ CV की वैल्यू कितनी होती है? कौन सी गैस है ये? इन्होंने दे रखी है मोनोटॉमिक गैस, मोनोटॉमिक गैस, तो CV होता है भाई मेरा F/2 × R, CV होता है मेरा F/2 × R, सो मोनोटॉमिक के लिए कितना हो जाएगा? 3/2R - R/2, 3/2R - R/2 कितना आ गया? ये 1.5 में से 0.5 जाएगा तो R बचेगा, R ही बचेगा, सिंपल। ऑप्शन है क्या? हाँ जी, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल, ये मेरा करेक्ट आंसर है, ये मेरा करेक्ट आंसर है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर कितना है इसका? नीट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी आर, ठीक है, समझ आया? तो बस यार इतना ही था इस सेशन के लिए, बहुत लंबा हमें जाने की जरूरत नहीं क्योंकि केटीजी इतना बड़ा है भी नहीं, बहुत छोटा सा चैप्टर है, फटाफट आपने मेरे को लगता है रिवाइज कर लिया होगा। इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा सवाल तो नहीं आते, लेकिन क्योंकि कॉन्सेप्ट्स इतने ज्यादा इजी हैं और साथ ही साथ ओवरलैपिंग है, इसके कुछ कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, साथ ही साथ थर्मोडायनेमिक्स में भी यूज होते हैं, साथ ही साथ हीट में पढ़ चुके हो, तो चैप्टर को अवॉइड क्यों करना, फटाफट यहाँ से रिवाइज करो और फाइनली जो आपके एग्जाम में आंसर आएगा आप बहुत ईजिली उसको क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ यार अलविदा देता हूँ आज के सेशन में, हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में जो कि होगा थर्मोडायनेमिक्स का। बहुत ही एक धमाकेदार तरीके से थर्मोडायनेमिक्स को भी यूं सटासट हम रिवाइज कर देंगे, पूरा कंप्लीट कर देंगे, जिससे आप एग्जाम रेडी हो पाओ। और थर्मोडायनेमिक्स में जिस जिसको डर लगता है प्लीज डरना मत, अगले सेशन में मिलते हैं और थर्मोडायनेमिक्स को भी फटाफट हम रिवाइज करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और आप एकदम श्योर शॉट रेडी हो जाओगे उस चैप्टर के लिए। तो अलविदा करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।